हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर के 20 तक बता दिया है दोस्तों। आज हम लोग 21 से लेकर के 35 तक के बारे में जानेंगे कि इस अनुच्छेद आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उससे पहले जाकर के उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भाग 3 में किसकी चर्चा है दोस्तों? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। ठीक है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं? 12 से लेकर के 35 तक में इसकी चर्चा है दोस्तों। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है कि कौन कौन सा हम लोग का अधिकार दिया गया है। हम लोग दोस्तों 12 से लेकर के 20 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 21 से लेकर के 35 तक करेंगे दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब कहने का क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब हम लोग का जो प्राण है, ठीक है, प्राण मतलब क्या? जान है, और देह मतलब क्या? शरीर होता है, देह मतलब, है ना। इसके बारे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है। मतलब हम लोग का प्राण की रक्षा करना, हम लोग का देह की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, प्लस दूसरों की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए देखते हैं कि ज़्यादा जो धुआं वाला गाड़ी होता है दोस्तों, उस सब पर चालान काटा जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये दोस्तों ये दूसरे के प्राण के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, अधिक अगर कोई हेलमेट वगैरह नहीं पहनता है दोस्तों, हेलमेट नहीं पहनता है या गाड़ी में कोई सीट बेल्ट लगा के नहीं जाता है, तो पुलिस उस पर चालान करती है, क्योंकि उसकी देह की रक्षा करना दोस्तों उन लोग की जिम्मेवारी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस डंडा मारता है दोस्तों, जो हेलमेट वगैरह नहीं पहनता है सबको डंडा मारता है, तो उन लोग के लिए मारता है, अपने खुद के लिए मारता है, वो उसी को जान बचाने के लिए मारता है दोस्तों। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा है दोस्तों। इसी के तहत जो भी चालान वगैरह पुलिस हम लोग को काटती है, इसी के तहत चलती है। अधिक धुआं देने वाले गाड़ियों पर भी चालान काटती है, हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटती है। ठीक है, ये सब किस में चर्चा है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। तो आप लोग को अभी पता चल गया होगा कि पुलिस वगैरह पोल्यूशन वगैरह चेक करती है कि गाड़ी का पोल्यूशन कागज़ दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, सब कुछ जो देखती है दोस्तों, तो यही इसी के अनुच्छेद के हिसाब से देखती है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है और अगर फिर भी पुलिस परेशान कर रही है तो उसको कानून का पाठ पढ़ा सकते हैं आप, या अनुच्छेद 21 के बारे में उसको समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 में और एक अधिकार को जोड़ दिया गया है दोस्तों, निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, अपना जो प्राइवेट बात है दोस्तों, गोपनीयता बात है, हम लोग का जो भी गुप्त बात है, हम लोग वो किसी दूसरे को उजागर नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर जानता है तो वो दूसरे को उजागर नहीं कर सकता। अगर कोई वैसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी दोस्तों, कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। मतलब किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की कोई गोपनीय जानकारी पब्लिक में नहीं कर सकता है दोस्तों, गोपनीयता को कोई उजागर नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसी का प्राइवेट बात को कोई पब्लिकली नहीं बता सकता है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्लस निजता का अधिकार को जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 एक ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों, ये सबसे पावरफुल अनुच्छेद है दोस्तों। सबसे पावरफुल आर्टिकल कौन कौन सा है दोस्तों? 20 और 21, क्योंकि इसको आपातकाल के दौरान भी हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान भी ये लागू रहेगा। देश में कितना भी इमरजेंसी क्यों ना लगा हो दोस्तों, ये आप पर एक बार लग गया तो ये आप पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसको खत्म नहीं कर दिया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों ये सब बात। अब देखिए अनुच्छेद 21 का क में क्या कहा गया दोस्तों? 21 का क में किसको जोड़ा गया? पहले ही 21 था, बाद में ये क करके एक जोड़ दिया गया। और एक अनुच्छेद को क्या बोला गया दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है दोस्तों। किसको? सरकार को। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, मतलब 10th क्लास तक, 10 क्लास तक सरकार बच्चे को पढ़ाएगी दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार शिक्षा देगी। और ये कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संशोधन किया गया 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। और उस समय जोड़ा गया कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराएगी सरकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी। इसीलिए देखते हैं कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर कहीं पे काम पे लगाया दिया जाता है दोस्तों, तो उसके मालिक पर केस हो जाता है। या तो वो फैक्ट्री रहे या तो फिर होटल्स रहे, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो उस सब में केस हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कोई अभी रखना नहीं चाहता है। इसलिए यही आर्टिकल 21 का क के तहत, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक की
जिम्मेदारी है दोस्तों, पढ़ाने की सरकार की जिम्मेदारी है कि 14 साल तक उसकी शिक्षा देगी। 14 साल के बाद वो क्या हो जाता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा समझदार हो जाता है, तो इसलिए वो अब अपना फैसला खुद से कर सकता है कि उसको आगे पढ़ना है कि काम करना है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 22 आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, ठीक है, उसके हिसाब से कहा गया है, ठीक है। अगर कोई किसी पर आपको शक है, कोई अपराधी है, तो उस सब के लिए ये आर्टिकल 22 को बनाया गया। और इसमें 3 प्रकार की क्या स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। देखिए अगर आप किसी को, कोई भी पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए जाती है दोस्तों, कहीं पे सर्च करने के लिए जाती है, किसी को रेड मारने के लिए जाती है, तो ये सब पे सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा दोस्तों, वारंट दिखाना पड़ेगा। वारंट क्या होता है, एक कागज होता है कि लिखित प्रमाण होता है, ठीक है, कि आप, हाँ, आप पर अधिकार है कि ये किसी भी जाकर के जिस व्यक्ति पर ये FIR हुआ है वो उस पर वारंट लागू हो जाता है और वो किसी भी घर में जाकर के उसको गिरफ्तार या फिर छापा वगैरह मार सकता है। तो कोई भी पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस के पास सब कुछ पावर है दोस्तों, किसी का भी घर में घुस जाएगी और किसी को भी गिरफ्तार करके ले आएगी। उसको सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा दोस्तों, वारंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, नोटिस, एक प्रकार का नोटिस समझ लीजिए वारंट। तो सबसे पहले उसको क्या दिखाना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहेगा, जो भी गिरफ्तार करेगा पुलिस, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा उसको सशरीर, मतलब अदालत में उसको पेश किया जाएगा। सशरीर मतलब पूरे शरीर में, पूरे शरीर के साथ, ऐसा नहीं कि मार पीट के पूरा अलग थलग करके उसको अदालत में पेश किया जाएगा, ठीक है। तो पहला में क्या कहा गया है दोस्तों, 22 का पहला में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला में क्या कहा गया है कि सबसे पहले किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाना होगा, ठीक है। दूसरे में क्या कहा गया है कि दोस्तों गिरफ्तार हुआ व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा दोस्तों, कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और देखिए कोर्ट में 24 घंटे के अंदर, उसमें से कौन सा समय को नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों। देखिए अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर शुक्रवार को गिरफ्तार होती है तो शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रहता है दोस्तों, ठीक है, ऑफ डे रहता है, ठीक है। तो वो 2 दिन नहीं गिनाएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर फ्राइडे के दिन गिरफ्तार हो जाता है तो 2 दिन पुलिस तो पूरा कुटाई करेगी दोस्तों, तो वो दिन गिना जाएगा, 24 घंटा में नहीं गिना जाएगा। या तो पुलिस कोई अगर ट्रैफिक वगैरह में फंस गई दोस्तों तो उसमें भी वो 24 घंटा नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा में क्या कहा गया दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं उसको अपना सफाई पेश करने के लिए उसको वकील रखने की छूट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसको वकील रखने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। वो अपना सफाई, अपना दलील रखने के लिए स्वतंत्र होगा, वो कोई भी वकील को हायर कर सकता है, वकील को रख सकता है। तो अनुच्छेद 22 आपको समझ में आ गया दोस्तों, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आप सबसे पहले वारंट दिखाइए, उसके बाद 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए, कोर्ट में सशरीर। और तीसरा में जो भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको एक वकील रखने की स्वतंत्रता होगी अपनी बात रखने के लिए। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है दोस्तों, बलात् श्रम की चर्चा है और बेगारी श्रम की, ठीक है। बलात् श्रम मतलब क्या चीज होता है दोस्तों, जबरदस्ती श्रम, ठीक है। इसमें आप, इसके तहत आप किसी को कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कि जबरदस्ती आपको यहाँ काम करना ही पड़ेगा। और बेगारी मतलब बिना वेतन का, ठीक है, बिना वेतन का, और जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, बलात् श्रम तथा बेगारी पर रोक। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती श्रम और बेगारी मतलब बिना वेतन पर रोक है, ठीक है। आप किसी से जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकते और बिना वेतन का काम भी नहीं करवा सकते, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। लेकिन देश में अगर इमरजेंसी लग गया है दोस्तों, ठीक है, देश में अगर इमरजेंसी लग गया है, आपातकाल की स्थिति हो गया, किसी देश से युद्ध हो गया है दोस्तों, तो उस समय तो हम लोग का खुद फर्ज बनता है कि हम देश की सेवा करें, ठीक है। उस समय पे आपको कोई नहीं भी पैसा देता है तो उस समय आपका वो फर्ज बनता है कि देश सेवा में आप लगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कोई आप पर जबरदस्ती काम भी नहीं करवा सकता और बिना पैसा का काम भी नहीं करवा सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 23 में। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या चीज कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 24 में किसकी चर्चा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। मतलब कोई भी फटाका फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, बारूद फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योगों में नहीं लगा सकते, बड़े बड़े टावर में देखते हैं चढ़ करके काम करता है, बिजली विभाग में नहीं लगा सकते हैं, कोई भी बिजली बनाने के लिए देखते हैं पोल उल में चढ़ जाता है, तो ये सब क्या है दोस्तों, खतरनाक काम है, जान का बहुत खतरा है। तो
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप ये सब काम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों। राइट अगेंस्ट रिलीजन की चर्चा है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है 25 से लेकर के 28 तक, 25, 26, 27, 28 तक। देखिए 25 में क्या कहा गया है दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इसका कहने का मतलब है दोस्तों निजी स्वतंत्रता, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत होगा यहाँ पे, ठीक है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म निभाने का दोस्तों अधिकार है, ठीक है। इसी के तहत देखते हैं कि सिख लोग क्या रखता है दोस्तों, बड़ा बड़ा चोटी रखता है, पगड़ी बांधता है, वो लोग कृपान रखता है, ठीक है। वो लोग कृपान मतलब तलवार को रखता है, वो लोग चोटी बांध पगड़ी बांध करके जाता है, वो देखते हैं। मुस्लिम लोग टोपी पहनता है, हिंदू लोग क्या करता है दोस्तों, चूटी रखता है, ठीक है। तो ये सब की स्वतंत्रता किसकी चर्चा है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा है दोस्तों, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसी को क्या कहा जाता है, अंतःकरण स्वतंत्रता। मतलब व्यक्तिगत हम एक अगर व्यक्ति है दोस्तों तो उसका अपना धर्म निभाने का दोस्तों पूरा अधिकार है। इसी तरह देख रहे हैं मुस्लिम लोग टोपी पहनता है, हिंदू चोटी रखता है और सिख लोग पगड़ी बांधता है दोस्तों, ठीक है। बुद्ध लोग देखते हैं गिरवा कलर का कपड़ा पहनता है, वो सब। तो वो सब की स्वतंत्रता कहाँ है दोस्तों, ये अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में क्या है दोस्तों, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मतलब समूह में देखते हैं कि कहीं पे यज्ञ होता है, कहीं पे नमाज पढ़ा जाता है। तो ये सब की स्वतंत्रता कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 26 में, ठीक है। अनुच्छेद 26 में देखते हैं रोड पे नमाज पढ़ लेता है, कभी कभी ईदगाह में नमाज पढ़ लेता है। देखते हैं बड़ा बड़ा यज्ञ होता है दोस्तों, तो यज्ञ करने की स्वतंत्रता, नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता, उसमें किसमें चर्चा है दोस्तों उसकी, अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। और 25 में पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, निजी धार्मिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन 26 में किसकी चर्चा है दोस्तों, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। कोई भी काम अगर समूह में होता है, जुलूस निकालते हैं वगैरह देखते हैं, तो उसमें ये इसी में चर्चा है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया दोस्तों, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। धार्मिक कार्य के लिए अगर आप कितना भी पैसा रखे हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगाएगी। मंदिर में कितना भी पैसा कलेक्ट होगा दोस्तों तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। मंदिर में सोना वोना देखते हैं कितना चढ़ावा चढ़ा जाता है। बालाजी मंदिर का आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ दोस्तों टन का टन सोना है, ठीक है। तो क्या उस पर टैक्स लगता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मंदिर के धार्मिक कार्य के लिए कितना भी पैसा रखा जाएगा दोस्तों तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी राम मंदिर बन रहा है, कितना भी पैसा खर्चा होगा तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई हिसाब मांगने भी नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। तो धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर क्या टैक्स लगेगी, सरकार टैक्स लगाएगी, नहीं लगाएगी। उसके अलावा किसी में भी होगी तो सरकार टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 27 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 28 में क्या कहा गया दोस्तों, सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी मदरसा हो गया, इस सब में क्या चीज हो गया, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, संस्कृत एक क्या है, भाषा है, और उर्दू भी क्या है, एक भाषा है, फारसी भी क्या है, एक भाषा है। ये सब धार्मिक शिक्षा नहीं है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब सरकार जो भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हिंदी स्कूल हो गया, तो ये सब चीज में क्या धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, धार्मिक को बढ़ावा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों अनुच्छेद 29 के बारे में जानते हैं। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा, अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा। अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा कहने का मतलब कोई भी दोस्तों अल्पसंख्यक है, ठीक है। अगर कोई भी संस्था है, एजुकेशन पर्पस से है, कोई भी अगर संस्था है तो उसको जाति, उसके धर्म के आधार पर उसको वहाँ पे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है दोस्तों, ठीक है। कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी के धर्म के आधार पर उसको रोक दिया जाएगा कि आप अल्पसंख्यक है तो आपको इस बहुसंख्यक के बीच में आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा मतलब देखते हैं कि अगर कोई स्कूल में
मैक्सिमम आबादी किसी एक धर्म का है तो ऐसा नहीं कर सकता है कि दूसरे धर्म वाला को वहाँ पे प्रवेश से रोक दिया जाएगा कि आप दूसरे धर्म से हैं, दूसरे जाति से हैं तो आपको यहाँ पे रोक दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही कहने का है दोस्तों। अनुच्छेद 29 में कहने का मतलब यही है, अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा कहने का मतलब है कि कोई भी संस्था में दोस्तों, कोई भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने में असहज महसूस करता है तो अपनी संस्था अपनी मर्जी से खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया, कोई भी अल्पसंख्यक अगर बहुसंख्यकों के बीच में है ना, कोई भी अगर वहाँ पे शिक्षा लेने में असहज महसूस कर रहा है तो अल्पसंख्यक लोग अपना ग्रुप बना करके एक अपना संस्था खोल सकती है, सरकार उसे भी धन देगी। 29 में क्या कहा गया दोस्तों, अल्पसंख्यकों की रक्षा की चर्चा, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक अब कोई भी बहुसंख्यक के क्षेत्र में कोई संस्था में जाता है, कोई एजुकेशन कोचिंग सेंटर में जाता है, स्कूल में जाता है तो उसको धर्म के आधार पर उसको वहाँ से नहीं रोक सकता है, ठीक है, कि आप अल्पसंख्यक है आपको बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने से रोक दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 30 में क्या कहा गया, अगर अल्पसंख्यक खुद को असहज महसूस कर रहा है दोस्तों तो अपनी मर्जी से वो अपनी संस्था एक खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी, ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया है दोस्तों, पैतृक संपत्ति की चर्चा है दोस्तों। पैतृक संपत्ति मतलब पिता की संपत्ति है ना, पिता का संपत्ति का अधिकार किसको होगा दोस्तों, उसके बेटे को होगा, उसकी बेटियों को होगा, ठीक है। लेकिन इसको अभी मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बना दिया गया, 44वां संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार। और इसको कहां पर ले जाकर जोड़ दिया, 300 के क में ले जाकर के जोड़ दिया, ठीक है। अनुच्छेद 31 में किसकी चर्चा है दोस्तों, पैतृक संपत्ति की चर्चा है, मतलब पिता की संपत्ति की चर्चा है, ठीक है। उसके संपत्ति उसके बेटे को है, ये मूल अधिकार था दोस्तों, उसको कोई भी नहीं छीन सकता था, सरकार भी नहीं छीन सकती थी, लेकिन जनता भी नहीं छीन सकती थी। लेकिन इसको 1978 में 44वां संशोधन संविधान संशोधन के तहत किसमें जोड़ दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कौन सा अनुच्छेद में ले जाकर के जोड़ दिया गया, 300 का क में। ऐसा किस लिए कहा गया है दोस्तों, किस लिए इसको इस तरह जोड़ा गया, इसको बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी का, मेरे पिताजी का जमीन मेरा हो गया, ठीक है। अब वो जमीन तो कोई छीन नहीं सकता है, ना सरकार छीन सकता है और ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है। लेकिन मान लीजिए कि वहां से अगर कोई रोड बनने वाला हो, सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ गया हो, तो क्या सरकार हमसे, अगर मूल अधिकार रहता तो सरकार जबरदस्ती खाली करवा सकता था, नहीं करवा सकता था। इसीलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि सरकार मुआवजा दे करके वो जमीन ले सके। जमीन अधिग्रहण नियम इसी के वजह से लाया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। देखते हैं ना, कहीं कहीं पे कहीं रोड बनता है तो सरकार उस जगह को ले लेती है, उसकी जगह पे पैसा देती है। अगर ये मूल अधिकार में रहता तो आदमी केस लड़ने कोर्ट चल जाता, कोर्ट में इसका फैसला होता, और कोर्ट में अगर बता देता कि संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, तो वो वहाँ पे रोड वगैरह बनता, क्या कोई प्रोजेक्ट सरकार का बनता, नहीं बनता। इसीलिए इसको दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार में सरकार ले सकती है लेकिन कोई आदमी नहीं ले सकती है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 31 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 अलग से इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 33 में देखिए क्या कहा गया दोस्तों, इसमें मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है दोस्तों, मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। सीमित किस लिए कर दिया गया है दोस्तों, किसके लिए सीमित कर दिया गया है। देखिए मूल अधिकार में तो हम लोग को सब कुछ की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, सब कुछ की स्वतंत्रता है। तो कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ ऐसे संस्था इसके लिए यहाँ पे सीमित कर दिया गया है। मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई रॉ का एजेंट है, कोई NI का एजेंट है, मीडिया वाला है, ठीक है। तो उस सब के लिए यहाँ पे कुछ सीमित कर दिया गया है। देखते थे कि आतंकी हमला हुआ था जब मुंबई में, तो मीडिया वाला दिखा रहा था, देखिए हम लोग का NSG का कमांडो कैसे उतर रहा है, कैसे ताजमहल में घुस रहा है, ताज होटल में घुस रहा है, कैसे आतंकवादियों को मारेगा। तो वो तो सैटेलाइट से सब उसका जो सरगना था वो सब कुछ देख रहा था। तो इस सब के लिए इसको कुछ कम कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई रॉ का एजेंट है और जाके भड़बड़ा के बोल देगा कि हाँ हम ही रॉ का एजेंट है, यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे ऐसे है, पाकिस्तान में ये है, अमेरिका में ऐसे ऐसा जासूस है, तो वैसा वो नहीं कर सकता है। जाकर के अपना आइडेंटिटी उसको छुपा के रखना पड़ता है, उसको मूल अधिकार को वहाँ पे सीमित कर दिया गया है। कोई CBI का ऑफिसर है, CID वाला सब है, ये सबको सीमित मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। वो अपना उजागर अपना नहीं कर सकता है अपना आइडेंटिटी को। तो यही कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 33 में मूल अधिकार को सीमित कर लिया गया है या फिर छीन लिया गया है। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि सैन्य क्षेत्र में जो भी सेना का एरिया है दोस्तों, या फिर सेना से रिलेटेड जो भी रेजिमेंट बनाया गया है, उस पर
सेना का कानून चलेगा, वहाँ पे कोई भी हम लोग का जो कानून चलता है वो नहीं चलेगा, वहाँ पे मार्शल लॉ चलता है। जो भी कानून लगाएगा, जो भी सजा देगा तो वो सेना के कानून के तहत होगा, उसी को मार्शल लॉ कहते हैं दोस्तों, मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, जिला प्रशासन पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, आईएएस कलेक्टर वगैरह लोग, एसपी डीएसपी उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सेना के लिए स्पेशल उसका कानून बनाया जाता है दोस्तों, उसको मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब सैन्य क्षेत्र में सेना का कानून चलेगा। ठीक है, मार्शल लॉ चलेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 35 में कहा गया है, देखिए जितने भी मूल अधिकार हैं, ठीक है, जितने भी मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों को अगर प्रभावी बनाना है और शक्तिशाली बनाना है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, जैसे 12 से 35 तक हम लोग का मूल अधिकार मिला है ना जी, तो मूल अधिकार जितना भी मिला है अगर उसको और शक्तिशाली और प्रभावी बनाना है तो संसद उसको बना सकती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख मूल अधिकार, भाग 3 का मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3। इससे पहले वाले वीडियो में आधा बनाया दोस्तों, ये आधा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा भारत के मूल अधिकारों के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ भी गया होगा। थैंक यू दोस्तों।